हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि मतलब इसके अंदर किस तरीके से मतलब कि स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो किस तरीके से अपने स्राव को शरीर के अंदर डालती हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस तरीके से कि अंतःस्रावी तंत्र किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देखते हैं कि बेसिक देखते हैं। तो बेसिक के अंदर हम सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, कोशिका। कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक मतलब कोशिका का समूह बनाती है। तो कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती है और समूह से मिलकर क्या बनता है? एक उत्तक। और बहुत सारे उत्तकों के समूह मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। और अंगों का सारे को समूह क्या मिलकर क्या बनाते हैं? एक शरीर। यानी कि छोटी सेल से हमारे शरीर का निर्माण होता है। सेल के कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं उत्तक, उत्तकों के समूह को बोलते हैं अंग, और अंगों के समूह को बोलते हैं बॉडी। यानी हमारा शरीर छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है। सेल दो प्रकार की होती हैं, मतलब कि हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ते हैं, इसके अंदर दो प्रकार की सेल होती हैं। एक तो स्रावी कोशिका और दूसरी होती है अस्रावी कोशिका। स्रावी कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्रेटरी सेल्स, इसको बोलते हैं नॉन सिक्रेटरी सेल्स। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे स्रावी जो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो डायरेक्ट अपने स्राव को है ना डायरेक्ट अपनी सेल्स के अंदर या फिर सेल से बाहर अपनी बॉडी के अंदर डालती हैं। तो इनके अंदर कोई नलिका वगैरह नहीं होती और ये अपने स्राव को डायरेक्ट शरीर के अंदर डालती हैं। ठीक है। उसके बाद हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे जैसे सेल्स दो प्रकार की होती हैं, वैसे टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्रावी उत्तक, एक अस्रावी उत्तक। स्रावी उत्तक के अंदर उसी तरीके से बात की जाती है जैसे कि जो उत्तक अपने स्रावी पदार्थ को शरीर के अंदर सीधा डालता है तो उसे हम बोलते हैं स्रावी उत्तक। ठीक है। डायरेक्ट मतलब उत्तक से डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर जो स्राव बनाते हैं उसको डालता है तो इसे हम स्रावी उत्तक बोलते हैं। तो स्रावी उत्तक के अंदर हम ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ग्रंथियाँ काम करती हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस बारे में। मानव शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। बहुत सारी कोशिका, मैंने आपको बात बता दी। जब अनेक सेल्स आपस में मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण होता है, जब अनेक उत्तक आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। ठीक है। मैंने आपको ये बात बता दी। और चलो एक लाइन छूट गई इसके अंदर, तो कि मतलब अंगों का समूह मिलकर शरीर का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स, स्रावी उत्तक। ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है? वैसे ही ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी, ग्लैंड उसी तरीके से ग्लैंड्स भी दो प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, बाह्यस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है। अंतःस्रावी की परिभाषा एक तरीके से ऐसे हो जाएगी। अंत मतलब अंदर, स्राव मतलब सिक्रेटरी पदार्थ। यानी कि जो ग्लैंड्स या फिर जो ग्रंथियाँ अपने स्राव को शरीर के अंदर डायरेक्ट डालती हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी कि इनमें नलिकाएं वगैरह कुछ नहीं होती। और वैसे बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है कि जो ग्रंथियाँ अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से शरीर के अंदर डालती हैं उसे बोलते हैं हम बाह्यस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मैंने इस बारे में अपन ने देख लिया थोड़ा। अब उसके बाद देखते हैं। आप देख रहे हो जैसे कि जो ये सिक्रेटरी पदार्थ बन रहा है, ग्लैंड्स सिक्रेटरी पदार्थ बना रही है तो नलिकाओं के माध्यम से अपने स्रावी पदार्थ को ले जा रही है। ठीक है। और इस एक बात हमेशा याद रखना कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना हमेशा एंजाइम का फॉर्मेशन करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि हमेशा हार्मोन्स का निर्माण करती है। यह हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना। तो स्रावी पदार्थ एंजाइम का निर्माण करते हैं और इस प्रभाव को हम बोलते हैं स्थानीय प्रभाव। यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि में बोलते हैं स्थानीय प्रभाव और इसके अंदर होता है दैहिक प्रभाव, सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है। इसे बोलते हैं स्थानीय
स्थानीय प्रभाव, लोकल इफेक्ट, यानी कि अपन बाह्य स्रावी ग्रंथियों के अंदर जो सिक्रेटरी पदार्थ बनता है तो नलिकाओं के माध्यम से वो स्रावित पदार्थ एंजाइम का निर्माण करता है। एंजाइम के निर्माण की इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्थानीय प्रभाव। ठीक है, उसके बाद ये एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने स्रावी पदार्थ को यानी सिक्रेटरी पदार्थ का निर्माण करती है। सिक्रेटरी पदार्थ हार्मोन में कन्वर्ट होता है तो हार्मोन में बदलता है, इस हार्मोन का निर्माण करता है स्रावी पदार्थ। तो इस प्रभाव को बोलते हैं दैहिक प्रभाव यानी कि सिस्टमिक इफेक्ट। जब अनेक अंग आपस में मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, ये लाइन बता दी मैंने। मनुष्य शरीर में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, सिक्रेटरी सेल, नॉन सिक्रेटरी सेल बता दिया। ऐसी कोशिका जो स्रावी पदार्थ स्रावी पदार्थ स्रावित करती है इसे स्रावी कोशिका कहते हैं। बता ही दिया मैंने ये बात आपको। ऐसी कोशिका जो स्रावी पदार्थ स्रावित नहीं करती उसे अस्रावी पदार्थ कोशिका कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ी लिया, सिक्रेटरी सेल, नॉन सिक्रेटरी सेल। ठीक है, तो स्रावी उत्तक और अस्रावी उत्तक। ठीक है, स्रावी उत्तक और अस्रावी उत्तक। मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले स्रावी उत्तक को ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले स्रावी उत्तक को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब मैंने इनमें आपको अंतर अभी थोड़ी देर पहले बताया था किस तरीके से, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में अंतर। तो अपन पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को रक्त में डालती है, यानी कि मैंने बोला था शरीर में डालती है, बात तो वही है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या? ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को सीधे रक्त में डालती है उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इन ग्रंथियों में नलिकाएं मैंने बता दी थी आपको एब्सेंट होती हैं, हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपन अभी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके स्रावी पदार्थ को हार्मोन कहते हैं, बता ही दिया मैंने ये बात आपको। हार्मोन का यह प्रभाव क्या कहलाता है? दैहिक प्रभाव, यानी कि सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक, ये अपन ने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ऐसी ग्रंथि जो अपने स्रावी पदार्थ को रक्त के बाहर स्रावित करती है उसे बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, यानी कि शरीर के बाहर। ऐसी ग्रंथि जो नहीं, शरीर के बाहर नहीं, ऐसी ग्रंथि जो अनेक अपने स्रावी पदार्थ को रक्त के बाहर स्रावित करती है, यानी कि नलिकाओं के माध्यम से। इनमें नलिकाएं प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, यह अपनी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, नलिकाओं के माध्यम से अपने स्रावी पदार्थ को सीधे रक्त के बाहर स्रावित करती है। ठीक है, एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, मैंने बता दिया आपको। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि। स्रावी पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। ठीक है, एंजाइम का यह प्रभाव क्या होता है? स्थानीय प्रभाव, यानी कि लोकल इफेक्ट। ठीक है, तो हमने अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों में अंतर पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, करें आगे कंटिन्यू। मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपना हेड है सर, ये हमारी नेक है। मैंने सिंपल वे में शरीर को ऐसे बना दिया आराम से कि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा पूरा शरीर है, यानी कि हमारी एक तरीके से बॉडी हो गई। तो अपने सर के अंदर, हेड के अंदर एक सबसे ऊपर ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी? पीनियल ग्रंथि। सेकंड नंबर पे जो ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, जो हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। ठीक है, उसके बाद आती है थाइमस ग्रंथि, 3rd नंबर पे थाइमस ग्रंथि। ठीक है, और उसके बाद आता है पैराथायराइड ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्रंथि के ऊपर होती है पैराथायराइड ग्रंथि। ये 4 होती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है अपने हार्ट के पास में थाइमस ग्रंथि, हार्ट से जस्ट ऊपर रहती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद हो गई।
उसके बाद छठी ग्रंथि अपन पढ़ते हैं, वृक्क के ऊपर होती है अधिवृक्क ग्रंथि यानी एपिरीनल ग्लैंड, ठीक है। ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है यानी कि एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं अपने से, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद सातवीं ग्रंथि होती है इस एक, उसके बाद अंडाशय, ठीक है, ओवरी, ये ओनली फीमेल के अंदर पाई जाती है और मेल के अंदर होते हैं टेस्टिस, ओनली मेल, ठीक है। ये सारी ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मानव शरीर की, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है सारी, ठीक है, जो अपने स्राव को डायरेक्ट किस में डालती हैं, रक्त में डालती हैं यानी कि ब्लड में, यानी कि ये हार्मोनल ग्रंथियाँ भी होती हैं, ठीक है, सबके सब हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद ये अपन ने पढ़ ही लिया। अब मैं आपको एक 2-3 बातें और बता देता हूँ कि किस तरीके से मतलब अपना जो शरीर है उसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियाँ क्या क्या करती हैं। पीयूष ग्रंथि है ना हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद अब देखो अपन करते हैं कि अपनी जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है यानी कि लार्जेस्ट, वो अपनी लार्जेस्ट हमारे शरीर की सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन यानी अपन एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में से एंडोक्राइन ग्रंथियाँ पढ़ रही है, पहले बता दी मैंने आपको, आप कंफ्यूज मत हो ना कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है वैसे तो, उसके बाद सेकंड नंबर पे अग्नाशय होती है, वो एक्चुअली अग्नाशय मतलब कि एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ होती है, एंजाइम सिक्रेट करती है वो, बट एकमात्र अग्नाशय ऐसा होता है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। एक्सोक्राइन के रूप में तो वो अग्नाशय रस बनाता है, ठीक है, और एंडोक्राइन के अंदर यानी एंडोक्राइन के अंदर वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो उसको बाद में बताएंगे, मतलब कि इंसुलिन हार्मोन, हाँ इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्रंथि जो होती है वो अपने शरीर की मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड में से सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि होती है, ठीक है, यानी सबसे ग्रंथि सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, ठीक है। वैसे तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पर एंडोक्राइन ग्लैंड हम अपन पढ़ रहे हैं तो लार्जेस्ट ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये ग्रंथि है ना बचपन के समय बहुत बड़ी होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है, वयस्क अवस्था में आता है आदमी, तो वो उस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है। तो इतना पढ़ा अपन ने। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि वैसे तो देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, है ना। और इसके बाद अपन पीयूष ग्रंथि सब मास्टर्स की ग्रंथि होती है एक तरीके से, तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं। क्या? मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को बोल देते हैं मास्टर्स ग्लैंड। अब पीयूष ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब जब पीयूष ग्रंथि को मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। इतना पढ़ा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मैंने इतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो आप एक क्वेश्चन का जवाब दिए कमेंट बॉक्स में कि मिक्स ग्लैंड कौन सी है इनके अंदर, यानी कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का काम करती हैं, दोनों का काम करती है, यानी कि जिसे मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना। मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर सब में देखा जाए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में तो देखा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। कौन सी? लीवर, ठीक है। अपन ने इतना पढ़ा। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने बता दी, थायराइड ग्लैंड, थाइमस नहीं, अरे एक्चुअली थायराइड, हाँ सॉरी गलती से ये मैंने कर दिया। सबसे मतलब कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड, ठीक है, सॉरी।
मैंने उसको गलती से मैंने इसको थाइमस समझ लिया। वैसे मैं मतलब कि थायराइड ग्रंथि वैसे होती है, तो मैंने गलती से थाइमस समझ लिया इसको, ठीक है। तो वैसे थायराइड जो है सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। उसके बाद मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, किस तरीके से एंडोक्राइन होती है, किस तरीके से एक्सोक्राइन होती है। तो अपन आगे पढ़ते हैं कंटिन्यू।